और इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बार बार डिसलोकेशन हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, बस इट्स मोर देन इनफ। फिर बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की। इसके भी मल्टीपल केस आते हैं क्लिनिकली। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपकी ह्यूमरस के 3 पार्ट पता होनी चाहिए। सबसे जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट आता है इसका वो है प्रॉक्सिमल पार्ट आता है, जो सबसे ऊपर पास होता है। फिर उसके बाद आती है इसकी शाफ्ट, जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट कौन सा होता है, डिस्टल पार्ट। ये 3 पार्ट हैं। अब जहां जहां पे जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, प्रॉक्सिमली में जो जो चीजें प्रेजेंट होगी, अगर हमारी फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हुई तो वो डेफिनेटली वो सारी डैमेज हो जाएंगी उस केस के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर। अगर किसी पेशेंट का प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर हो गया तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डैमेज हो सकती हैं प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर में। फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमरस, ऐसे बात करते हैं जी, ये मैंने बना दी क्या, रफ सी एक ह्यूमरस बना दी। ये इसका कौन सा पार्ट है जी, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। अब प्रॉक्सिमल में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं, इसमें एक आती है एनाटॉमिकल नेक। इसके साथ आप बेशक अपनी ना बुक खोल लें, क्या कहते हैं, एनाटॉमी की बुक खोलें, गूगल से डायग्राम देख लें, एनाटॉमिकल नेक किधर होती है, सर्जिकल नेक किधर होती है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखें जी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लिखें, और यहाँ पे क्या लिखना है, लेसर ट्यूबरोसिटी लिखनी है। ये सारी तीनों चीजें किधर आ जाती हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रॉक्सिमल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं, तो आपने ये भी बताना, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटी, ये तीनों स्ट्रक्चर किधर आते हैं, हमारे प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में आ जाते हैं। अगर हमारा फ्रैक्चर हो जाए प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर के, तो स्पेसिफिकली ये तीनों वे कोई सी भी डैमेज हो सकती हैं। इसको डैमेज अगर आगे हमने इसको डिवाइड किया हुआ नीड्स क्लासिफिकेशन में। बच्चों यहाँ पे नीड्स क्लासिफिकेशन उसने नहीं मेंशन किया हुआ, आपने यहाँ पे क्या करना है, नीड्स क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नीड्स क्लासिफिकेशन में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले टाइप 1 होती है इसकी एक, ठीक है, यहाँ पे लिख लें अपनी बुक पे। एक होती है टाइप 2 होती है, एक होती है टाइप 3 एंड टाइप 4। 4 इसकी टाइप होती हैं किसकी, नीड्स क्लासिफिकेशन की। टाइप 1 में सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारी सिर्फ एनाटॉमिकल नेक का फ्रैक्चर होगा। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ और उसकी टाइप 1 नीड्स क्लासिफिकेशन हमने एक्सरे पे देखी, तो उस पर कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा, सिर्फ एनाटॉमिकल नेक डैमेज होगी। टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल नेक प्लस साथ इसका क्या उड़ेगा, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी डैमेज होगी। ठीक है, ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे इस पेशेंट के अंदर डैमेज होगी। टाइप 3 वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, एनाटॉमिकल नेक भी डैमेज होगी, हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी भी डैमेज होगी। इसके साथ क्या डैमेज होगी, लेसर ट्यूबरोसिटी भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, टाइप 4 वाले पेशेंट के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारी एनाटॉमिकल नेक भी गई, साथ हमारी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी भी गई, हमारी लेसर ट्यूबरोसिटी भी गई, प्लस सर्जिकल नेक। ये बच्चों आपने ज़रूर याद रखना, ये एमसीक्यूज में आती ही आता है। हमने इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करना होता है, नीड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। टाइप 1 है तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से देंगे, टाइप 2 है तो उसका उस हिसाब से। इसलिए टाइप की जितनी भी नीड्स क्लासिफिकेशन है ये आपने याद रखनी ही रखनी है। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या हो सकता है, लाइक दे आर आस्किंग अबाउट द कॉजेज, तो आपने कॉजेज में बताना है कि आउटस्ट्रेच हैंड पर अगर पेशेंट गिर गया तब उसकी डैमेज हो सकती है। मैंने आपको बताया कि पूरे अपर लिम्ब पे फ्रैक्चर में आपने सिर्फ यही बातें याद रखनी है, या डायरेक्ट इंजरी हुई है, डायरेक्ट कोई चीज़ आके लगी है तो। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, वैसे मैंने आपको पहले बात बताई हुई है कि इस पेशेंट के अंदर ओपन रिडक्शन करनी है, इंटरनल फिक्सेशन हमने करनी है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अगर तो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है ना, तो हमने उसको क्या करना है कि जॉइंट की रिप्लेसमेंट कर देनी है, प्रोस्थेटिक मटेरियल लगा के हेमी आर्थोप्लास्टी करवा देंगे उस पेशेंट के अंदर, दैट्स इनफ फॉर यू। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर क्या करना है, हेमी आर्थोप्लास्टी लगा देनी है। अगर एग्जामिनर पूछे जी हमारे पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर का पेशेंट आया है, साथ ऑस्टियोपोरोटिक है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो आपने क्या आंसर लगाना है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, ये इसके सारे मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जी किसको फ्रैक्चर, हम इसकी शाफ्ट के फ्रैक्चर को डिस्कस करते हैं। शाफ्ट के फ्रैक्चर को आपने याद रखना है कि सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर दोनों ही हो सकते हैं। मैंने कल आपको बताई थी सिंपल कौन से होते हैं और क्लोज कौन से होते हैं। सिंपल वो होते हैं जो ओपन, जो हमें नजर आ रहे हो, जिस पर स्किन भी डैमेज होगी हो, और क्लोज वो होते हैं कि जिस पे हमें स्किन अभी डैमेज ना हुई हो। ये आपने याद रखने हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, स्लिंग लगाते हैं। वही मैंने आपको बताया, स्लिंग क्या होता है, ब्रॉड आर्म स्लिंग होती है, वो आपने देखा होगा किसने लगाई होती है, उसकी बाजू टर्न होती है और गले से वो घूम के आती है, उसको हम ब्रॉड आर्म स्लिंग बोलते हैं।
2 से 3 हफ्ते तक हम इस पेशेंट के अंदर लगाएंगे और देखेंगे अगर कोई वैस्कुलर इंजरी है ना, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वेसल डैमेज हो गई है तो फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, ओपन रिडक्शन ही करनी है। ओपन रिडक्शन किस केस में करनी है, वेस्कुलर इंजरी कहीं पे भी आ जाए तो आपने उस पेशेंट के अंदर ओपन रिडक्शन करनी ही करनी है। दिस इज नोन एज शाफ्ट फ्रैक्चर। शाफ्ट के फ्रैक्चर में हम ये चीजें देखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा, शाफ्ट फ्रैक्चर का जो दूसरा नाम होता है इसका नाम है ऑस्टिन लेविस फ्रैक्चर। बच्चे ये मल्टीपल टाइम एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज ऑस्टिन लेविस फ्रैक्चर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ या आप लिख लें, ठीक है, ऑस्टिन लेविस फ्रैक्चर यहाँ पे लिख लें, ठीक है। फिर बात करते हैं जी किसकी, इसकी उसने कहा है कि हम अगर फॉर एग्जांपल न्यूरोवास्कुलर इंजरी भी है तो ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन भी इसकी कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया कि हमारी जो शाफ्ट से गुजरती है वो कौन सी बोन होती है, वो होती है जी रेडियल नर्व होती है। तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर कौन सी नर्व की पालसी हो सकती है, रेडियल नर्व की पालसी हो सकती है। और अगर रेडियल नर्व की पालसी हो तो क्या हो सकता है बच्चों, रिस्ट ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, पेशेंट आया उसकी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस डैमेज है, साथ उसके रिस्ट ड्रॉप है, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इफेक्टेड इन दैट केस, तो आपने बताना जी रिस्ट, ये रेडियल नर्व डैमेज है इसकी और रिस्ट ड्रॉप इसकी इसीलिए हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में नॉन यूनियन भी हो सकती है, रेडियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है। अब डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर में पता क्या होता है, देखें डिस्टल होता है जी ये लास्ट पार्ट बोन का जो होता है ह्यूमरस का लास्ट पार्ट। यहाँ पे ना दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बच्चों ट्रोक्लिया और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है कैपिट्यूलम, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं किसके, डिस्टल ह्यूमरस के। ट्रोक्लिया का काम ये होता है कि इसने बच्चों पता क्या करवाना होता है, फ्लेक्शन और क्या करवानी होती है, एक्सटेंशन करवानी होती है बाजू की। नंबर 1 इंपॉर्टेंट फंक्शन ये याद रख लें। और कैपिट्यूलम का क्या फंक्शन होता है कि इसने बच्चों क्या करवाना होता है, हमारा सुपिनेशन और प्रोनेशन करवानी होती है इसने, ये भी आप याद रख लें। अब मुझे बताएं कि किसी की ये दोनों डैमेज हो गई हैं तो मुझे ये बताएं कि उसकी सुपिनेशन प्रोनेशन होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी उस पेशेंट के अंदर, डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर ये सारे फंक्शन क्या करेंगे, नहीं होंगे अगर उसकी क्या होगी, डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर होगा इस पेशेंट के अंदर। अब इस पेशेंट के अंदर कौन कौन से अच्छा उसने यहाँ पे बताया है कि मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता दूं, द कैपिटुलम आर्टिकुलेट विद द रेडियल हेड एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्शन, ये प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एट द एल्बो लेवल, ठीक है। डिस्टल ह्यूमरल फ्रैक्चर कैन बी कॉन्डाइलर भी हो सकते हैं, इंट्रा कॉन्डाइलर भी हो सकते हैं, टी शेप भी हो सकते हैं और वाई शेप भी हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले किस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं तो आपने बच्चों बताना है जी टी शेप भी हो सकते हैं, वाई शेप फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्डाइलर फ्रैक्चर का मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसने क्या बात की है, ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ बोन, ये आपकी एक बोन है और ये इसका कौन सा डिस्टल ह्यूमरल पार्ट है। डिस्टल ह्यूमरल पार्ट में हमारे क्या होती हैं, एक होती है लेटरल एपिकोंडाइल और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, मीडियल एपिकोंडाइल। अगर उसने कहा है कि उसकी क्या डैमेज हो जाए, डिस्टल ह्यूमरल बोन डैमेज हो जाए तो मीडियल एपिकोंडाइल भी डैमेज हो सकता है और लेटरल एपिकोंडाइल भी डैमेज हो सकता है। अगर तो मीडियल एपिकोंडाइल डैमेज होगा तो विच नर्व पाल्सी सीन इन दिस, अल्नर नर्व पाल्सी, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर उसका लेटरल एपिकोंडाइल डैमेज होगा तो विच नर्व इज अफेक्टेड इन दैट केस, रेडियल नर्व इज अफेक्टेड इन दैट केस। अगर उसका यहाँ पे बिल्कुल ऊपर सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया है तो आपने बताना है, फिर एग्जामिनर पूछे विच नर्व इज अफेक्टेड इन दैट केस, देन आंसर विल बी द मीडियन नर्व, ठीक है। ये सारे नर्व वाले आपने एमसीक्यू जरूर याद रखने हैं, इसको बेशक अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं किसकी जी, इसके ट्रीटमेंट की। वैसे मैंने आपको बताया अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हो ना, कोई सा भी अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम उसके क्या लगा देते हैं, स्प्लिंट या कास्ट लगा सकते हैं उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। मतलब कि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बोन डिस्प्लेस ही होगी, अपनी जगह ही छोड़गी, तो बच्चों हमेशा याद रखना है हमने उसमें क्या प्रेफर करना है, ओपन रिडक्शन प्रेफर करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी उसने सारा ट्रीटमेंट वही लिखा होगा, मिनिमली डिस्प्लेस एंड अनडिस्प्लेस पे हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। अगर डिस्प्लेस होगी तो ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन कर दें। डिस्प्लेस फ्रैक्चर विद इन एल्डरली ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट में नीड द आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट, वही हेमी आर्थोप्लास्टी वाली ही पे उसने बात की है कि ओस्टियोपोरोटिक वाला पेशेंट हो तो उसमें हमने क्या प्रेफर करना है, हेमी आर्थोप्लास्टी करनी ही करनी है, ठीक है। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो भी पूछ ले। ये सारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपने जरूर बताने हैं। डिस्टल भी बता दिया, शाफ्ट भी बता दिया आपको और साथ प्रॉक्सिमल भी बता दिया। एग्जामिनर काफी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। उसके बाद आता है जी सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन। सुप्रा कॉन्डाइलर में मैंने अभी आपको जो ऊपर ये बोन बना के दिखाई थी, इसमें मैंने बताया था जी ये इसका सुप्रा कॉन्डाइलर पार्ट है और कौन सी नर्व डैमेज हो रही है जी, मीडियन नर्व इस पेशेंट के अंदर डैमेज हो रही है। अब देखिए हमारी
किस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है? एज लाइक ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर हो सकता है, मैंने जो आपको बताया सारी वही जो मैंने आपको पहली वीडियो में कॉजेज बताई थी सारी यहाँ पे मेंशन कर दें। ओस्टियोपोरोटिक पेशेंट के अंदर हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी मोस्ट लाइकली चांसेस हैं, जिसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो बंदा ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, वो काम ही वो ऐसा कर रहा है जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन बार बार रिपीटेडली हो रही है, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, हमारा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। ये देखें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सटेंशन में 97% और फ्लेक्शन में 3%। अब उसने इसको आगे ना टाइप्स में डिवाइड किया, वो पूछ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। इसकी बेसिकली ना बच्चों 3 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा फ्रैक्चर तो हुआ लेकिन बोन अभी टूट के डिस्प्लेस नहीं हुई, अनडिस्प्लेस ही अपनी जगह पे ही है। दिस इज नोन एज टाइप 1 फ्रैक्चर। टाइप 2 वाले फ्रैक्चर के अंदर क्या हो सकता है कि उसकी जो पोस्टीरियर पेरियोस्टियम है ना वो अभी तक डैमेज नहीं हुई, ठीक है। टाइप 3 वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा कि उसकी क्या हो जाएगी, जो पेरियोस्टियम है ना वो डैमेज हो जाएगी। अब एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट इज पेरियोस्टियम, तो पेरियोस्टियम आपने बताना है कि जो कवरिंग होती है बोन पे उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। फ्रैक्चर 3 में क्या हुआ कि उसकी कंप्लीटली डिस्प्लेस कर गई है और क्या हो गया है कि उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग वो थे फ्रेगमेंट्स थे वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि पेरियोस्टियम उसके ऊपर होती है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर के जो पोस्टीरियरली पेरियोस्टियम होती है ना वो अभी तक डैमेज नहीं होती इस पेशेंट के अंदर। टाइप 1 वाले के अंदर क्या होता है कि अभी फ्रैक्चर क्या होता है, अनडिस्प्लेस होता है। हमने इसका ट्रीटमेंट भी इसके अकॉर्डिंग ही करना है। टाइप 1 का फ्रैक्चर अभी बोन डिस्प्लेस नहीं हुई तो हम उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे, साथ हम इसमें क्या यूज करेंगे, कास्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 2 वाले पेशेंट के अंदर क्या है कि हम क्लोज रिडक्शन करेंगे इस पेशेंट के अंदर, यहाँ कास्ट फिक्सेशन कर देंगे एल्बो 90 डिग्री पे रख के। क्लोज रिडक्शन में क्या आ सकता है, वही स्प्लिंट कास्ट वगैरह ही आ सकती हैं, वही लगा सकते हैं हम इस पेशेंट के अंदर। टाइप 3 वाले पेशेंट के अंदर मैंने आपको बताया है जी क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर हमारा पेरियोस्टियम होने के डैमेज होने के भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, और मैंने इसमें आपको क्या बताया कि टोटली डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेस वाले फ्रैक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन करके हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, के वायर डाल देंगे। के वायर मैंने आपको कल बताई थी क्या होता है, कपडंजी वायर होता है जो मोस्ट लाइकली कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के अंदर यूज करते हैं, मैंने आपको कल ये बात बताई थी। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी वेसल को डैमेज होगी, वेस्कुलर इंजरी है, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, के वायर ही यूज करेंगे, ओपन रिडक्शन इन शॉर्ट करेंगे। उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, के वायर स्पेसिफिकली डायरेक्ट मेंशन किया हुआ, एग्जामिनर यही पूछता है। ऐसे अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया तो वो बच्चों में हुआ है तो हम मोस्ट लाइकली क्या प्रेफर करेंगे, के वायर ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच नर्व इज इफेक्टेड इन दैट केस, तो आपने बताना मीडियन नर्व, मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें क्या हो सकता है, वेस्कुलर इंजरी की बात करें तो ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो सकती है, दैट इज ऑल्सो एन एमसीक्यूज। नर्व रेडियल और अल्नर हो सकती है, मोस्ट लाइकली 90% आपकी मीडियन होती है बच्चों, आपने यही याद रखना है, एग्जामिनर मेंशन भी यही करता है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, वॉल्कमैन इस्कीमिया हो सकता है, मैंने आपको बताया कि वॉल्कमैन इस्कीमिया का दूसरा नाम क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, मैंने कल आपको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। मेलिनर डिलेड यूनिट और नॉन यूनिट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब बात करते हैं जी रेडियल हेड की, अगर फ्रैक्चर होगा तो फिर उस पेशेंट के अंदर क्या होगा। रेडियल हेड वाले के अंदर आपने ये याद रखना है बच्चों, रेडियल हेड वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसको भी ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। रेडियल हेड का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आउटस्ट्रेच हैंड आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। नंबर 1, या डायरेक्ट कोई चीज आके हिट हुई है किधर, रेडियल हेड पे, तब भी आपकी रेडियल बोन डैमेज हो सकती है। टाइप 1 में क्या होगा कि अनडिस्प्लेस होगा, टाइप 2 में क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और टाइप 3 में क्या होगा, कम्युनेटेड फ्रैक्चर होगा। अब बच्चों कम्युनेटेड फ्रैक्चर सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में मैंने आपको बताया था, कम्युनेटेड फ्रैक्चर का मतलब ये होता है मल्टीपल फ्रैक्चर, 2 से 3 फ्रैक्चर अगर एक बोन में हो या 2 से 3 बोन डैमेज हो, दैट इज नोन एज कम्युनेटेड फ्रैक्चर, आपने याद रखना है। टाइप 1 में अनडिस्प्लेस, टाइप 2 में डिस्प्लेस, टाइप 3 में कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, आपने याद रखना है। स्मॉल और जो मिनिमली होते हैं उसको हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करते हैं, लाइक कास्ट लगाते हैं, उसके अंदर स्लिंग्स वगैरह लगा, सॉरी स्प्लिंट वगैरह लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट प्लास्टर लगा के ठीक कर सकते हैं। अगर तो ज़्यादा उसका लार्ज एरिया डैमेज है तो क्या करना, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी है उस पेशेंट के अंदर, के वायर्स वगैरह डाल सकते हैं उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर फिक्सेशन पॉसिबल नहीं है तो उस एरिया को स्पेसिफिकली उस बोन को क्या कर दें, काट दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले उस बोन को,
बस आपने ये याद रखना है। 90% हमारी यही होती है, ओपन रिडक्शन या कास्ट वगैरह यूज होते हैं उस पेशेंट के अंदर। अब है ओलिक्रानोन फ्रैक्चर। अब ओलिक्रानोन फोसा भी होता है, ये कहाँ पे होता है जी, एल्बो वाले पॉइंट पे होता है हमारा। अब इसकी देखते हैं, अगर किसी को ओलिक्रानोन का फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा। ओलिक्रानोन वाले फ्रैक्चर के अंदर बच्चों आपने याद रखना है कि सबसे पहले एक टाइप 1 में अनडिस्प्लेस होगा या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, किसी और जाके दूसरे ज्वाइंट को भी क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, या कम्युनेटेड फ्रैक्चर होगा। इसके भी 3 ही टाइप्स है। ट्रीटमेंट भी सारा इसका वही है। अनडिस्प्लेस है तो कास्ट की तरफ जाए, डिस्प्लेस है या उसका क्या करे, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है, इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन भी इस पेशेंट के अंदर आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जी फोर आर्म के फ्रैक्चर के अंदर। फोर आर्म के फ्रैक्चर के अंदर कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की रेडियल बोन प्लस यहां पर लिख लें साथ अल्नर बोन डैमेज हो गई है, तो आपने ऑलवेज यू हैव टू प्रेफर फर्स्ट ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन एज कंपेयर टू कास्ट। ठीक है, कास्ट लगाएंगे तो हम उस पेशेंट के अंदर क्या होंगे, मेल यूनियन, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर द ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन 90% केसेस के अंदर। ये आपने याद रखना है, इस सारे पैराग्राफ में उसने यही बताया हुआ है। ठीक है, कॉजेज क्या है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, सारी वही बातें। अगर तो उसने कहा कि बच्चों एडल्ट हैं, तो एडल्ट के अंदर हमने क्या करना है, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन इज इंडिकेटेड। ठीक है, प्लेट्स आर अप्लाइड टू बोथ बोन व्यू सेपरेट इंसिजन, मतलब कि दोनों पे आपने प्लेट्स लगानी है। लेकिन अगर उसने कहा कि बच्चे हैं, तो बच्चों पे हमारे पास ना एक एक्सेप्शनल केस होता है, हमने उसके अंदर क्लोज रिडक्शन के साथ उसको ट्रीट करना होता है। हमने जो कास्ट लगानी होती है उसको जरा ज्यादा देर के लिए लगा के रखते हैं। बच्चों में हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हिल क्या करते हैं, बोन की जो ग्रोथ प्लेट है ना, कहीं वो ना डैमेज हो जाए ओपन रिडक्शन करने से। अगर ओपन रिडक्शन करेंगे, बोन की जो ग्रोथ प्लेट है, ग्रोथ फेज है, वो ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाएगी, तो और पेशेंट की ग्रोथ बोन की नहीं होगी। ठीक है, इसलिए सो दैट्स द रीजन वी डिडंट प्रेफर द ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन इन चिल्ड्रंस। बस ये आपने बात जरूर याद रखनी है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी क्यों लिख ले यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन वही मेल यूनियन, डिलेड यूनियन कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अंदर रीफ्रैक्चर फर्स्ट 6 मंथ के अंदर हो सकता है, ये भी मेंशन कर दें यहाँ पे। अब उसके बाद आता है जी मोंटीजिया फ्रैक्चर, ग्लाजी फ्रैक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है तो बहुत छोटे से, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं कहाँ पे, एमसीक्यूज में। मोंटीजिया फ्रैक्चर ये होता है कि फ्रैक्चर होता है किसका, प्रॉक्सिमल अल्ना का, लेकिन वो डिसलोकेट कर दे किसको, रेडियल हेड के। दिस इज नोन एज मोंटीजिया फ्रैक्चर। ठीक है, याद रखना आपने कि प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर है, लेकिन वो डिसलोकेट किसको कर रही है, हमारी रेडियल हेड को। दिस इज नोन एज मोंटीजिया फ्रैक्चर। कब ये मोस्ट कॉमन होता है, जब हम फोर्सफुली प्रोनेशन कर रहे होते हैं, उन पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता है। यहाँ को डायरेक्ट इंजरी, डायरेक्ट चीज आके हिट हुई है हमारे किधर, प्रॉक्सिमल अल्ना पे, उस पेशेंट के अंदर भी ये कॉमन हो सकता है। ये जरूर याद रखना, ये एससीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद है ग्लाजी फ्रैक्चर। ग्लाजिया फ्रैक्चर में ये होता है कि हमारी ना शाफ्ट ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए किसकी, अल्ना की, डिस्टल अल्ना की। दिस इज नोन एज ग्लाजिया फ्रैक्चर। हमारा शाफ्ट ऑफ रेडियस का क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिस्टल अल्ना डिसलोकेट होगी। दिस इज नोन एज ग्लाजिया फ्रैक्चर। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन इस पेशेंट के अंदर हमने करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कोलेज फ्रैक्चर। मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिपीटेडली क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आउटस्ट्रेच हैंड पे अगर बंदा गिरा है तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, मोस्ट कॉमन, तो उसका आंसर क्या होगा, कोलेज फ्रैक्चर आंसर होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया। फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस विद इन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट, दिस इज नोन एज अ कोलेज फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी इसके अंदर होता है, जिसके अंदर डॉर्सल और क्या होता है, रेडियल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। हम इसको क्या कहते हैं, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी भी बच्चों बोलते हैं। ठीक है, कौन सी डिफॉर्मिटी, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी भी इसके अंदर बोलते हैं हम इसको। अब इस पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर किसी का कोलेज फ्रैक्चर हो गया तो आपने याद रखना है कि इसकी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है। थिनार मसल्स को मैसेज नहीं मिलेगा, आपने ये भी याद रखना है। मेल यूनियन, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस जो मसल है वो रप्चर हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, सुडक्स एट्रोफी हो जाएगी और जॉइंट स्टिफनेस भी हो सकती है। पहले 3 याद रख लें, मीडियन नर्व डैमेज, मेल यूनियन, नॉन यूनियन एंड एक्सटर्नल पोलिसिस लॉन्गस की क्या हो जाएगी, टेंडन रप्चर कर देगा।
हमने इस पेशेंट को अब ट्रीट कैसे करना है, नॉन ऑपरेटिवली हमने इसको ट्रीट करना है इस पेशेंट के अंदर। क्लोज रिडक्शन भी हम इस पेशेंट के अंदर कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया। बस आपने ये बात याद रखनी है बस। स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है कि जो अगर पेशेंट हाथ गिरे डॉर्सली हैंड पे गिरे, ठीक है, डॉर्सली गिरे, दिस इज नॉन एज स्मिथ फ्रैक्चर। और किसके अंदर, ये डॉर्सम ऑफ द हैंड पे गिरे उसके अंदर कॉमन होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, कोलेस फ्रैक्चर जैसा ही टोटली सेम होगा इस पेशेंट का। फिर उसके बाद आपने याद रखना है जी स्केफॉइड फ्रैक्चर क्या होते हैं। स्केफॉइड फ्रैक्चर क्या होते हैं, स्केफॉइड में आपने सबसे पहले याद रखना है स्केफॉइड कौन सी है, हमारी कार्पल बोन है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना है जी, हमारी स्केफॉइड कौन सी है जी, कार्पल बोन है। अब किसी पेशेंट के अंदर स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गया, कैसे फ्रैक्चर हुआ, कोई पेशेंट हमारा आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है, आउटस्ट्रेच हैंड उसका लगा नीचे बिल्कुल जाके, और उसका क्या होगा, स्केफॉइड फ्रैक्चर होगा। इस पेशेंट के अंदर पेन होगी लेकिन बहुत कम होगी, स्वेलिंग भी होगी, इस पेशेंट के अंदर डिफॉर्मिटी भी होगी। लेकिन इसका ना एक पेट एमसीक्यूज आता है स्केफॉइड फ्रैक्चर का, कि जो स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है ना वो एक्सरे पे नजर नहीं आता, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द नेक्स्ट वन इज दैट इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, ए वेस्कुलर निक्रोसिस हो सकती है। एमसीक्यूज आता है, एग्जामिनर पूछता है बॉडी में ऐसे कौन से रीजन है जहां पे वेस्कुलर निक्रोसिस हो सकती है, तो आपने उसको बताना है कि एक होता है फिमोरल का हेड होता है, उसके अंदर ए वेस्कुलर निक्रोसिस हो सकती है। नंबर 2 कहाँ पे हो सकती है, स्केफॉइड के फ्रैक्चर के अंदर हो सकती है। नंबर 3 हमारा नी फ्रैक्चर पे, ठीक है, उसके अंदर भी हमारी क्या हो जाती है, ये ए वेस्कुलर निक्रोसिस हो सकती है। एक्सिटाब्यूलर फ्रैक्चर के अंदर, लाइक कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे जी इसकी ए वेस्कुलर निक्रोसिस हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें एक्सरे पे तो नजर नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, आइसोटोप बोन स्कैन करवाना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी इन स्केफॉइड फ्रैक्चर विल बी द आइसोटोप बोन स्कैन, या एमआरआई पे हमने क्या करना है, उस पेशेंट को कंफर्म उसकी डायग्नोसिस बनानी है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो क्या करना है, प्लास्टर लगा दें। अगर हमारा डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उस पेशेंट के अंदर क्या करना है, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी है। कॉम्प्लिकेशन में उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर कट मेंशन किया होगा कि वेस्कुलर निक्रोसिस हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, डिलेड यूरिन मैंगन, एज वही जो उसने हमें शुरू से जो वही कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो बिला झिझक पूछ सकता है।